हेलो एवरीवन। तो आज बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स की, जो कि होंगे 8 से 14 जनवरी के बीच के, और वो हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज फॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पता होगा आपको, पिछले वीक लक्षद्वीप काफी न्यूज में रहा था और मालदीव भी न्यूज में रहा था। तो आपको बताना है कि इनमें से लक्षद्वीप की कैपिटल कौन सी है। जल्दी बताइए, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। लक्षद्वीप की कैपिटल है कावाराती। ठीक है, याद रखना है आपको, लक्षद्वीप की कैपिटल कौन सी है, कावाराती। कोची केरला में आता है। ठीक है, कोची केरला का पार्ट है, और ये तीनों आइलैंड है लक्षद्वीप की। ठीक है, आई होप आपको पता चला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड है, राइट टू प्रीवेसी से रिलेटेड है। आपको बताना है राइट टू प्रीवेसी, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, वो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। बताइए जल्दी। लास्ट ईयर भी मैंने आपको लास्ट वीक भी आपको बताया था राइट टू लाइफ के बारे में। इसके बारे में राइट टू लाइफ, जो कि क्या था, आर्टिकल 21। जो राइट टू प्रिवेसी है वो भी आर्टिकल 21 के अंदर ही लिखा हुआ है। आर्टिकल 21 बेसिकली राइट टू लाइफ को बताता है, और उसके अंदर ही ये सब पार्ट्स है। जैसे राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू स्लीप भी है, राइट टू प्रिवेसी भी है, राइट टू गुड एयर भी है। तो आर्टिकल 21 का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, आर्टिकल 21 आपको याद रखना है, राइट टू लाइफ है, मेनली राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है। डिग्निफाइड लाइफ, सिर्फ जिंदा ही नहीं रहना है, अच्छे से जिंदा रहना है। आपको अच्छी हवा भी मिलनी चाहिए, आपको प्राइवेसी का भी राइट है। ये सब किसमें आता है, आर्टिकल 21। अगला क्वेश्चन है ब्रास सिटी या पीतल नगरी से रिलेटेड। तो आपको पता है राम मंदिर की इनॉग्रेशन होने वाली है 22 जनवरी को। तो उससे हुआ क्या है कि जो हमारी पीतल नगरी है, पीतल नगरी, पहले इसका आंसर देख लेते हैं कहां पर है। इसका आंसर है मुरादाबाद। मुरादाबाद को कहा जाता है इंडिया की ब्रास सिटी या फिर पीतल नगरी। तो राम मंदिर के कारण क्या हुआ, यहाँ मुरादाबाद में जो प्रभु राम के आइडल्स है पीतल के, उनकी डिमांड काफी बढ़ गई है। तो इसलिए न्यूज में थी मुरादाबाद सिटी। पिछले कुछ समय से ये जो ब्रास के कारीगर है यहाँ पर, वो काफी लॉस में चल रहे थे, कुछ ज्यादा डिमांड नहीं थी। बट राम मंदिर के बनने से ब्रास की बनी हुई आइटम्स फिर से डिमांड में आ गई है। तो आपको याद क्या रखना है कि पीतल नगरी किसे कहते हैं, मुरादाबाद को। अगला क्वेश्चन जियोग्राफी का है। आपको बताना है कि अंडमान, सपोज ये अंडमान है ऊपर और ये नीचे निकोबार है, ये भी 2 3 4 आइलैंड है ऊपर, ये नीचे निकोबार है। इन दोनों को कौन सा चैनल सेपरेट करता है। तो बताइए इन तीनों में से आंसर है। तो इसका राइट आंसर है 10 डिग्री चैनल। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अंडमान एंड निकोबार को कौन सा चैनल सेपरेट करता है। उसका जवाब है 10 डिग्री चैनल। अगर 8 डिग्री चैनल की बात करूं मैं, तो वो सेपरेट किसे करता है, वो सेपरेट करता है लक्षद्वीप और मालदीव को। और अगर 9 डिग्री चैनल की बात करूं, तो वो सेपरेट करता है लक्षद्वीप के बाकी आइलैंड्स, जैसे ये सारे लक्षद्वीप के आइलैंड होंगे, और नीचे एक आइलैंड है लक्षद्वीप का जिसका नाम है मिनिकोय। मिनिकोय, मिनिकोय और बाकी लक्षद्वीप के आइलैंड्स के बीच में जो पड़ता है वो है 9 डिग्री चैनल, और मिनिकोय के नीचे पड़ता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, ये 9 डिग्री चैनल। नीचे क्या पड़ता है, नीचे है मालदीव। ओके, मालदीव। ठीक है, तो मालदीव किसे 8 डिग्री किसे सेपरेट करता है, मालदीव और मिनिकोय को, या मालदीव और लक्षद्वीप को डायरेक्टली बोल सकते हैं। और 9 डिग्री करता है मिनिकोय और बाकी के लक्षद्वीप के आइलैंड्स को। और जो 10 डिग्री चैनल है वो सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को। अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको बताना है। बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है मित्रों 9 जनवरी।
क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन गांधी जी वापिस आए थे। गांधी जी वापिस आए थे कहां से? साउथ अफ्रीका से। आपको पता होगा गांधी जी साउथ अफ्रीका में भी रहे हैं। उसके बाद जब वो इंडिया में वापस आए, वो डेट थी 9 जनवरी। और अगर ईयर की बात करूं तो ये था 1915। ठीक है, तो इसलिए हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। आपको पता होगा ये इंडिया का मैप है इस साइड। ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है सारी। ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नीचे नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम। ठीक है, और इस साइड कौन सी कंट्री है? ये है बर्मा। बर्मा, या फिर इसे कहते हैं म्यांमार। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि म्यांमार कौन सी इंडियन स्टेट से लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है? जैसे ये स्टेट देखे तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, और ये मिजोरम है। तो आपको बताना है कौन सी स्टेट से लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है। तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 520 किलोमीटर के लगभग अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार बॉर्डर शेयर करती है। और टोटल बॉर्डर जो म्यांमार इंडिया के साथ शेयर करता है वो लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, ये याद रखना है। और सबसे ज्यादा किसके साथ है? अरुणाचल प्रदेश के साथ। सबसे कम नागालैंड के साथ है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन रिलेटेड है पेटेंट से रिलेटेड। पेटेंट आपको पता होगा कि अगर आप कोई इनोवेशन करते हैं तो आप उसका पेटेंट करवा सकते हैं कि कोई और उसे यूज ना करे, या कोई और यूज करे तो आपसे परमिशन ले, आपको कुछ पैसे दे, फिर आप उसे यूज करने का मौका देंगे। तो जो पेटेंट की ड्यूरेशन होती है वो आपको बताना है जनरली कितने साल की होती है। तो इसका आंसर है 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स होती है उसकी जनरली पेटेंट की ड्यूरेशन। और यही बात अगर मैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन की करूं तो वो होती है 10 साल। ठीक है, और एक होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन उसकी अगर वैलिडेशन या ड्यूरेशन की बात करूं वो भी 10 साल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड है। हर रोज ही आप न्यूज में सुनते हो आजकल तो कि एयर की क्वालिटी काफी बुरी चल रही है हमारी सिटीज में। तो आपको बताना है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन से पोल्यूटेंट्स को कैलकुलेट किया जाता है। मेनली यहाँ पूछा गया डज नॉट कैलकुलेट। तो आपको बताना है इनमें से कौन से को नहीं कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका आंसर है मेनली डी होगा इसका आंसर। और डी में से भी कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा एक पोल्यूटेंट है जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कैलकुलेट नहीं करती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताऊं तो ये 8 पोल्यूटेंट्स को कैलकुलेट करता है। कौन कौन से है? PM 2.5 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5, PM 10 अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो 8 पोल्यूटेंट है इनको कैलकुलेट करने के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलीज किया जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऐसे ही आपको, या पूछ लेंगे चार, ये लिख देंगे, ऑप्शन दे देंगे, बताना होगा कि इनमें से कौन सा है जिसे कैलकुलेट करता है। तो याद रखना ये 8 है जिन्हें कैलकुलेट करता है। अगला क्वेश्चन सैफरन कल्टीवेशन से रिलेटेड है। आई होप सैफरन आपने सबने देखा होगा। तो आपको बताना है कौन सी स्टेट या फिर यूटी इंडिया में टॉप प्रोड्यूसर है सैफरन की। तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में टॉप प्रोड्यूसर है सैफरन की। ठीक है, पूरी दुनिया में अगर बात करूं तो ईरान टॉप प्रोड्यूसर है सैफरन का। और जहां पर सैफरन प्रोडक्शन होती है उन्हें बोला जाता है करेवाज। करेवाज उस जगह को या जमीन को, लैंड को बोला जाता है करेवाज। ये क्या है? ग्लेशियल डिपॉजिट्स है। ग्लेशियल डिपॉजिट्स है
कहाँ पर पाए जाते हैं? JNK में। तो जम्मू एंड कश्मीर के करेवाज में होते हैं सैफरन कल्टीवेशन। याद रखना है आपने, करेवाज कहाँ से रिलेटेड है। सीधा पूछा जा सकता है कि करेवाज आपने न्यूज में सुना होगा, वो किससे रिलेटेड है, तो ये पता होना चाहिए करेवाज किससे रिलेटेड है, जम्मू कश्मीर से या फिर सैफरन से। अगला क्वेश्चन वर्ल्ड हिंदी डे से रिलेटेड है। तो आपको बताना है वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं हम। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 10 जनवरी। 10 जनवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। और अगर आर्टिकल 343 की बात करूं, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 343। ये क्या करता है? हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करता है। यानी कि हिंदी क्या है? सेंटर की या फिर यूनियन की कह सकते हैं आप, यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी प्लस इंग्लिश। ये दो लैंग्वेजेस है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन की। बट इसको आपने कंफ्यूज किससे नहीं करना है? नेशनल लैंग्वेज से। ठीक है, ये कहीं भी लिखा नहीं है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी क्या है? हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है कि जो भी सरकार के काम काज होंगे, जो भी कागज होंगे सरकार के, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो या तो हिंदी में होंगे या फिर इंग्लिश में होंगे। ठीक है। और नीचे क्या है? एट शेड्यूल। एट्थ शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? एट्थ शेड्यूल में लिखी गई है लैंग्वेजेस। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछता है कि लैंग्वेजेस कौन से शेड्यूल में लिखी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो होगा आंसर एट्थ शेड्यूल। और टोटल कितनी लैंग्वेजेस है हमारे एट्थ शेड्यूल में? वो है 22। ये याद रखना है, एट्थ शेड्यूल में टोटल लैंग्वेजेस है 22। अगले क्वेश्चन की बात करूं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। आपको बताना है फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन से आर्टिकल्स में लिखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसका आंसर है मित्रों आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक लिखा गया है। जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है है वो देते हैं हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है। और जो 14 से लेके 18 तक है, ये बात करते हैं इक्वेलिटी से। इक्वेलिटी। और 19 से 22 तक फ्रीडम ऑफ स्पीच। और 23 से 24 तक राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। एक्सप्लोइटेशन। ठीक है, ये याद रखना है। फंडामेंटल राइट्स की बात करूं मैं अगर आपको, तो फंडामेंटल राइट्स हमारे 6 है। ठीक है, पहला है इक्वालिटी से रिलेटेड, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। चौथा है रिलीजन से रिलेटेड, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पांचवा है माइनॉरिटी के राइट से रिलेटेड। और छठा है, आखिरी है
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, यहाँ पर पहला आ गया इक्वेलिटी से रिलेटेड, दूसरा आ गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड, यहाँ पर तीसरा आ जाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ पर 25 से 28 तक आ जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 29 और 30 है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपको कोई भी ये फंडामेंटल राइट आपको नहीं दिया जाता है तो आप डायरेक्टली आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहां पर आप डिमांड कर सकते हैं कि मुझे फंडामेंटल राइट मेरा छीना जा रहा है, नहीं दिया जा रहा सरकार के द्वारा। जियोग्राफी से रिलेटेड है किशन गंगा रिवर, जिसे नीलम रिवर भी कहते हैं, आपको बताना है किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो बताइए इन चारों में से किसकी ट्रिब्यूटरी है, और ये चारों किसकी ट्रिब्यूटरी है ये बताइए। तो इसका आंसर है सबसे पहले तो झेलम, झेलम है। और ये चारों रिवर्स किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस की ट्रिब्यूटरी है, इंडस रिवर की। पांचवी होगी, 5 ट्रिब्यूटरीज है इंडस की, वो है सतलुज। ये पांचों मिलके इंडस को बनाते हैं आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर इसी से रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। विद रेफरेंस टू इंडस रिवर which of the following 4 rivers, 3 of them pour into one of them which joins the Indus directly, among the following which one is such a river that joins Indus directly। तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि कौन सी ऐसी 3 रिवर है इन चारों में से जो कि किसी चौथी रिवर में यहाँ मिल रही है, और वो चौथी रिवर फिर डायरेक्ट जाके इंडस में मिल रही है। डायग्राम के थ्रू से समझाता हूँ, ये देखिए, ये सबसे पहले ये आई इंडस रिवर। ठीक है, अब ये आई झेलम रिवर, ये आई चेनाब, ये मिल गई यहाँ पर, फिर ये आई रावी और ये आगे यहाँ पर मिल गई, फिर ये आई ब्यास और ये आई सतलुज। ठीक है, यहाँ मिल गई, और यहाँ देखिए ये सतलुज फिर पाकिस्तान में एंटर कर गई और ये वाली रिवर यहाँ मिल गई, फिर ये जाके डायरेक्ट कहाँ मिली, इंडस में मिल गई। तो ये पूछा था ऊपर क्वेश्चन में कि बताइए कौन सी 3 रिवर्स है जो चौथी में मिल रही है। तो इसका आंसर होगा सतलुज होगा, सतलुज आखिर में जाके इंडस में मिल रही है डायरेक्टली, और ये तीनों रिवर सतलुज में मिल रही है। अगर मैं ऊपर से नीचे नॉर्थ टू साउथ इन रिवर्स का नाम बताऊं तो सबसे ऊपर है इंडस, इंडस। ठीक है, ये है झेलम, ये है चिनाब, ये है रावी, ये है ब्यास और ये है सतलुज आखिर वाली। ठीक है, कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि रिवर्स को नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए या फिर साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना होता है। तो आपको इंडस की एटलीस्ट ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए, ये 5 ट्रिब्यूटरी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये इंडिया से बह रही है और इंडिया से पाकिस्तान में जा रही है। अगला क्वेश्चन फ्रेश वाटर से रिलेटेड है, पूछा गया है ऑन द प्लेनेट अर्थ मोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर। तो पहला फैक्ट तो यहाँ पर है कि फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें अपने अर्थ पर, तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है फ्रेश वाटर की वो कहाँ पर है, आइस कैप्स में या फिर ग्लेशियर्स में। ठीक है, और उसके बाद जो बचा हुआ फ्रेश वाटर है आपको बताना है कि लार्जेस्ट प्रोपोर्शन इन चारों में से किस में है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको, इसका आंसर है ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा देखिए 97% तो टोटल वाटर का सीज में है। ठीक है, जो कि है सोल्टी है। अब बच गया 3% के अप्रोक्स फ्रेश वाटर, तो उसमें से बताना है आपको। तो इसमें से सबसे ज्यादा कहां पर है, ग्लेशियर्स में, उसके बाद है ग्राउंड वाटर में, उसके बाद है लेक्स में,
उसके बाद है एटमॉस्फेयर में, उसके बाद है रिवर्स में। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कई बार, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक्स है। अगला क्वेश्चन है जीएसटी से रिलेटेड, आपको बताना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जीएसटी से रिलेटेड है। तो इसका आंसर होगा 101। ठीक है, और नीचे वालों की बात करूं अगर मैं, उसमें से आपको याद रखना है 103 इंपॉर्टेंट है, जो कि रिलेटेड है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से। ठीक है, आपको पता है 10% कोटा मिलता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में पास हुआ था, वो था 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और 101 रिलेटेड है जीएसटी से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगला, अगर आपको आता है पढ़िए। कंसीडर द फॉलोइंग, ब्लैक नेक्ड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्विरल और स्नो लेपर्ड। आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। ठीक है, तो बताइए इसके बारे में, सोचिए जरा, दिमाग लड़ाइए। पिछले साल इनमें से एक काफी न्यूज में भी था। तो आपको याद होगा पिछले साल हमने क्या किया था, हमने चीताज मंगाए थे। कहां से? साउथ अफ्रीका से और नामीबिया से, और उनको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। कहां पर? एमपी में। एमपी में कहां पर? कूनू नेशनल पार्क में, कूनू नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पर उनको छोड़ा था कि फिर से चीता की पॉपुलेशन इंडिया में हो सके। तो नीचे क्या पूछा है कि नेचुरली फाउंड इन इंडिया। अब आपको पता है चीता हमने वहां से मंगाया, तो इंडिया में तो नहीं था, इसलिए हमने वहां से मंगाया ना। तो सीधा नीचे आ जाइए, इसको देखिए, ऑप्शन देखिए कि जहां पर आपको 2 दिखाई दे रहा है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 यहाँ भी है, बचा कौन सा? ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो हो गया ना आंसर सही। अगर आपको सपोज आपको ये नहीं पता, आपको पता ही नहीं है कि ये क्या है, या फ्लाइंग स्क्विरल के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता क्या होती है, बट आपको चीता के बारे में पता है और नीचे ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं, तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से। हर बार नहीं होगा, बट 1 या 2 बार तो हो ही जाएगा, आपको 1 नंबर तो दिलाएगा ही। लॉन्गेस्ट ब्रिज बताइए इंडिया में कौन सा है, हाल ही में से इनोग्रेट किया गया है। कौन सा नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा है कि कौन सी स्टेट में। तो ये है महाराष्ट्र में, हाल ही में हमारे पीएम ने इसे इनोग्रेट किया है, और जिसका नाम क्या है? अटल सेतु। अटल सेतु मुंबई में है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहते हैं इसे। ठीक, ओके, याद रखना है आपने। इससे पहले जो लॉन्गेस्ट था वो था असम में, वो अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट असम में था, वो ब्रह्मपुत्र रिवर पर था। अगला क्वेश्चन है जी नेशनल यूथ डे से। तो नेशनल यूथ डे हम मनाते हैं जी 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था। स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे 12 जनवरी को होता है, इसलिए हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं 12 जनवरी को। और स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इनके गुरु का नाम पूछ लिया जाता है कई बार, तो उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस, ये आपने याद रखना है। ओके देन, ये पिछले वीक के सारे क्वेश्चन खत्म हुए, जो भी इंपॉर्टेंट थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यही थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई, आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक जरूर करें। ओके देन, थैंक यू।